एक स्थिति की कल्पना करते हैं। मान लीजिए कोई देश सुबह उठता है और उसे अचानक पता चलता है कि सेंट्रल बैंक में रखे उसके 300 बिलियन डॉलर, यानी उसकी दशकों की गाढ़ी कमाई, बस गायब हो गई है। गायब नहीं, बल्कि किसी ने मीलों दूर बैठकर बस एक कंप्यूटर का कीबोर्ड दबाया और उस पूरे पैसे को फ्रीज कर दिया। हाँ, बिल्कुल। और ये सुनकर किसी हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म की कहानी लग सकती है, लेकिन 2022 में यूक्रेन संकट के बाद रूस के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। सही कहा। और उस एक घटना ने ना पूरी दुनिया के सेंट्रल बैंक्स की नींद उड़ा दी थी। रातों रात सबको ये डर सताने लगा कि अगर उनके डॉलर रिजर्व सुरक्षित नहीं है तो फिर सुरक्षित क्या है। और आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय बिल्कुल यही है। हम वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में हो रहे एक बहुत बड़े और कह सकते हैं कि ऐतिहासिक बदलाव का विश्लेषण कर रहे हैं, जिसे डी डॉलराइजेशन कहा जा रहा है। बिल्कुल। हाँ, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे दुनिया भर के देश, खासकर जो ग्लोबल साउथ हैं और ब्रिक्स देश हैं, वो व्यापार और अपने विदेशी मुद्रा भंडार के लिए अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य ये डिकोड करना है कि क्या सच में अमेरिकी डॉलर का साम्राज्य खत्म हो रहा है, या फिर ये सिर्फ उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं द्वारा खुद को सुरक्षित करने की एक कूटनीतिक हेजिंग रणनीति है। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात स्पष्ट करना जरूरी है। देखिए, ये विषय बेहद जटिल है, क्योंकि इसमें अमेरिका, चीन, रूस और अन्य देशों की कूटनीति और आर्थिक प्रतिबंधों जैसे संवेदनशील मुद्दे शामिल हैं। तो हमारी ये चर्चा पूरी तरह से निष्पक्ष है। हम किसी भी देश, गुट या राजनीतिक विचारधारा का समर्थन नहीं कर रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ उपलब्ध तथ्यों और डेटा के आधार पर वैश्विक अर्थव्यवस्था की दिशा को समझना है। ये स्पष्टता बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए, पैसे का बहाव कभी झूठ नहीं बोलता। तो ये समझने से पहले कि दुनिया डॉलर से दूर क्यों भाग रही है, हमें ये समझना होगा कि डॉलर पूरी दुनिया का निर्विवाद बॉस बना कैसे। ओके, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मैं इसे अक्सर एक एनालॉजी से देखना पसंद करता हूं। मान लीजिए कि दुनिया की अर्थव्यवस्था एक कंप्यूटर है, तो डॉलर आज की तारीख में उस कंप्यूटर का ग्लोबल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि विंडोज या मैक ओएस। अरे वाह, ये तुलना काफी सटीक है। हाँ, मतलब दुनिया का हर देश इसे इस्तेमाल करने के लिए मजबूर है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सारे जरूरी ऐप्स, चाहे वो तेल खरीदना हो या विदेशी निवेश करना हो, सिर्फ इसी सिस्टम पर चलते हैं। तो मेरा सवाल यह है कि ये ओएस पूरी दुनिया के कंप्यूटरों में इंस्टॉल कब हुआ? ये इंस्टॉल हुआ था 1944 में, दूसरे विश्व युद्ध के अंत के करीब, जिसे हम ब्रेटन वुड समझौते के नाम से जानते हैं। उस समय ना अमेरिका के पास दुनिया का सबसे ज्यादा सोना था। अच्छा। तो वहां ये तय हुआ कि अमेरिकी डॉलर को सीधे सोने से जोड़ा जाएगा, $35 प्रति आउंस के भाव पर, और दुनिया की बाकी सभी प्रमुख मुद्राएं खुद को डॉलर से जोड़ लेंगी। मतलब डॉलर सोने के बराबर हो गया और बाकी दुनिया डॉलर के बराबर। बिल्कुल। और बस रातों रात डॉलर वैश्विक अर्थव्यवस्था का एंकर बन गया। लेकिन एक मिनट, वो जो गोल्ड स्टैंडर्ड था वो तो हमेशा के लिए नहीं टिका ना। 1971 में जो मशहूर निक्सन शॉक आया, जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने कह दिया कि अब हम डॉलर के बदले सोना नहीं देंगे। हाँ, वो एक बहुत बड़ा मोड़ था। तकनीकी रूप से तो उस दिन इस सिस्टम को क्रैश हो जाना चाहिए था। मतलब बिना सोने के बैकिंग के दुनिया ने डॉलर पे भरोसा कैसे बनाए रखा? मैं बताऊं तो ये इतिहास का सबसे बड़ा वित्तीय मास्टर स्ट्रोक था। सोने से नाता टूटने के बाद डॉलर वाकई खतरे में था, लेकिन 1973-74 के तेल संकट के दौरान अमेरिका ने एक नया रास्ता खोजा। सऊदी अरब वाला समझौता। बिल्कुल, उन्होंने सऊदी अरब के साथ एक बेहद कूटनीतिक समझौता किया। अमेरिका ने सऊदी अरब को सैन्य सुरक्षा की गारंटी दी और बदले में सऊदी अरब ने एक शर्त मानी कि वो अपना सारा तेल दुनिया में किसी को भी सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी डॉलर में बेचेगा। ओहो, यहीं से पेट्रो डॉलर सिस्टम का जन्म हुआ। जी हाँ, और बात सिर्फ इतनी नहीं थी। सऊदी अरब तेल बेचकर जो बेतहाशा डॉलर कमाएगा, उसे वो वापस अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड्स यानी अमेरिका के सरकारी कर्ज में निवेश करेगा। इस एक कदम ने पूरा खेल पलट दिया। इसे अगर हम आम भाषा में समझें तो दुनिया के हर देश को, चाहे वो जापान हो, जर्मनी हो या भारत, अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए तेल चाहिए, और तेल खरीदने के लिए अब उन्हें डॉलर्स चाहिए ही चाहिए। सही कहा। मतलब अमेरिका ने अपनी मुद्रा की डिमांड को दुनिया की सबसे अहम कमोडिटी के साथ हमेशा के लिए फिक्स कर दिया। और इसी डिमांड को आसानी से चलाने के लिए
एक अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट नेटवर्क खड़ा किया गया जिसे हम स्विफ्ट नेटवर्क कहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी दशकों बाद वैश्विक व्यापार का लगभग 54%। 54%? हाँ, और विदेशी मुद्रा विनिमय यानी फॉरेक्स मार्केट का 88% हिस्सा डॉलर में ही होता है। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। और इसी बेजोड़ डिमांड की वजह से अमेरिका को वो ताकत मिलती है जिसे अर्थशास्त्री एक्सॉर्बिटेंट प्रिविलेज या अत्यधिक विशेषाधिकार कहते हैं। मतलब अमेरिका कितने भी ट्रिलियन डॉलर का घाटा करे, वो बहुत सस्ते में कर्ज ले सकता है क्योंकि पूरी दुनिया को डॉलर की जरूरत है। लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ी आर्थिक उलझन भी आती है जिसे ट्रिफिन डिलेमा कहा जाता है। हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। ये क्या है असल में? ट्रिफिन डिलेमा अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है। देखिए, जो देश दुनिया की रिजर्व मुद्रा छापता है, इस मामले में अमेरिका, उसे बाकी दुनिया की डॉलर की मांग पूरी करने के लिए लगातार अपनी अर्थव्यवस्था से डॉलर बाहर भेजने पड़ते हैं। अच्छा, मतलब उसे हमेशा व्यापार घाटे में रहना पड़ेगा? बिल्कुल, यानी वो जितना निर्यात करेगा उससे कहीं ज्यादा आयात करेगा। तो मतलब दुनिया का बैंक बने रहने के लिए अमेरिका को खुद लगातार कर्ज में डूबते जाना होगा। ये तो लंबे समय में बहुत ही अनस्टेबल या अस्थिर मॉडल लगता है। यही तो डिलेमा है। समय के साथ ये कर्ज इतना विशाल हो जाता है कि विदेशी देशों को उसी मुद्रा की स्थिरता पर शक होने लगता है। आज अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज 34 ट्रिलियन डॉलर पार कर चुका है, जो उसकी कुल जीडीपी के 120% से भी अधिक है। तो ये ट्रिफिन डिलेमा अब अपने चरम पर पहुंच रहा है। बिल्कुल। तो अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम इतनी सालों से चल ही रहा था, तो अचानक देश इसे छोड़कर एक नया सिस्टम बनाने की जल्दबाजी में क्यों है? मुझे लगता है इसका सीधा सा जवाब है जब इस ऑपरेटिंग सिस्टम को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है आर्थिक प्रतिबंधों यानी सैंक्शंस का स्केल। 2022 का यूक्रेन संकट और रूस के 300 बिलियन डॉलर का फ्रीज होना सिर्फ एक घटना नहीं थी, वो ग्लोबल साउथ के लिए एक वेकअप कॉल थी। हाँ, दुनिया ने देखा कि डॉलर सिर्फ एक न्यूट्रल उपयोगिता नहीं है, बल्कि ये एक भू राजनीतिक खतरा बन चुका है। और ये शुद्ध रूप से आत्मरक्षा का मामला है। कोई भी देश नहीं चाहेगा कि उसकी पूरी अर्थव्यवस्था किसी दूसरे देश के एक फैसले पर निर्भर रहे। सही बात है। और डेटा भी तो इस बात की गवाही देता है। साल 2000 में अमेरिका के पूरी दुनिया में सिर्फ 1000 के करीब आर्थिक प्रतिबंध लागू थे, लेकिन 2024 तक ये आंकड़ा 12,000 को पार कर गया है। 12,000? ये डॉलर के हथियारीकरण का सबसे बड़ा सबूत है, जिससे उभरते बाजारों से पैसा तेजी से बाहर जाने लगता है। इसे कैपिटल फ्लाइट कहते हैं। हाँ, और इस कैपिटल फ्लाइट का नतीजा हमने हाल ही में श्रीलंका और घाना जैसे देशों में देखा। उनकी अपनी मुद्रा धड़ाम से गिर जाती है, लेकिन उनका सारा विदेशी कर्ज डॉलर में होता है। डॉलर महंगा हो जाता है और उनके लिए वो कर्ज चुकाना नामुमकिन हो जाता है। और फिर पूरा देश दिवालिया होने की कगार पर आ जाता है। इसीलिए ना, ग्लोबल साउथ को अब एक नए वित्तीय ढांचे की सख्त जरूरत महसूस हो रही है। और यहीं पर ब्रिक्स समूह एक बहुत बड़े गेम चेंजर के रूप में सामने आता है। यहाँ मामला सच में बेहद दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि ब्रिक्स अब सिर्फ ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका तक सीमित नहीं है। 2024 और 25 में इसका जो विस्तार हुआ है, उसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। बिल्कुल, यूएई, ईरान, मिस्र, इथियोपिया, सऊदी अरब और इंडोनेशिया का जुड़ना कोई छोटी बात नहीं है। हाँ, अब ये समूह वैश्विक जीडीपी का 46% से अधिक हिस्सा बन गया है। ये G7 से भी बड़ा है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि ये देश मौजूदा सिस्टम को क्रैश किए बिना एक समानांतर वित्तीय व्यवस्था कैसे बना रहे हैं? देखिए, वे एक ही दिन में डॉलर को नहीं हटा रहे हैं। इसके बजाय वे धीरे धीरे इसके विकल्प तैयार कर रहे हैं। सबसे पहला कदम है लोकल करेंसी ट्रेड, यानी अपनी स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करना। आज की तारीख में चीन और रूस के बीच 90 से 99% व्यापार डॉलर की बजाय युआन और रूबल में हो रहा है। अरे वाह! और ब्राजील और चीन भी अपनी मुद्राओं में भारी व्यापार कर रहे हैं। भारत ने भी तो इस दिशा में कदम उठाए हैं, जैसे रुपया वॉस्ट्रो अकाउंट्स खोलना। लेकिन मुझे यहाँ एक बहुत बड़ी तकनीकी अड़चन नजर आती है। कैसी अड़चन? मान लीजिए अगर भारत रूस से करोड़ों डॉलर का तेल रुपए में खरीदता है, तो रूस के पास तो भारतीय रुपयों का पहाड़ लग जाएगा। रूस उन रुपयों का क्या करेगा अगर वो भारत से उतनी ही कीमत का कोई सामान नहीं खरीद रहा? यह एक बहुत ही शानदार सवाल है, और यही द्विपक्षीय व्यापार की सबसे बड़ी सीमा है,
जिसे व्यापार असंतुलन या ट्रेड इम्बैलेंस कहते हैं। रूस रुपयों को आसानी से अपनी मुद्रा या डॉलर में बदल नहीं सकता। तो फिर इसका हल क्या है? इसीलिए सिर्फ स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करना काफी नहीं है, इसके लिए एक बहुत बड़े ऑल्टरनेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। जैसे कि? 2 बहुत बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। पहला है चीन का CIPS नेटवर्क, जो स्विफ्ट का विकल्प है। आज 185 देशों के बैंक इसमें जुड़ चुके हैं। और दूसरा, जो मुझे लगता है तकनीकी रूप से ज्यादा क्रांतिकारी है, वो है M-Bridge प्रोजेक्ट। M-Bridge, ये ब्लॉकचेन वाला है ना? हाँ, यह एक ब्लॉकचेन आधारित प्रोजेक्ट है। हाल ही में इस प्लेटफॉर्म ने $55.5 बिलियन के क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। मुझे थोड़ा समझाने दें कि ये M-Bridge इतना खास क्यों है। आमतौर पर जब 2 देश व्यापार करते हैं तो पैसा न्यूयॉर्क के किसी कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक से होकर गुजरता है। इस वजह से अमेरिका कभी भी उस ट्रांजैक्शन को रोक सकता है या उस पर प्रतिबंध लगा सकता है। बिल्कुल। लेकिन M-Bridge से अमेरिका पूरी तरह बाईपास हो जाता है। सही कहा मैंने? एकदम सही। M-Bridge का मतलब है कि सेंट्रल बैंक सीधे ब्लॉकचेन पर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। न कोई बीच का अमेरिकी बैंक, ना कोई देरी और ना ही प्रतिबंधों का कोई डर। ये तो बहुत बड़ा शिफ्ट है। और इसके अलावा ना एक और बहुत ही महत्वाकांक्षी कॉन्सेप्ट पर चर्चा हो रही है, जिसे यूनिट कहा जा रहा है। यूनिट? ये कोई नई करेंसी है क्या? ये कोई आम फियाट करेंसी नहीं होगी जिसे सरकारें अपनी मर्जी से छाप सकें। ये एक प्रस्तावित डिजिटल सेटलमेंट एसेट है। इसे सोने और ब्रिक्स देशों की स्थानीय मुद्राओं के एक बास्केट द्वारा बैक किया जाएगा। अच्छा, मतलब एक तरह का डिसेंट्रलाइज्ड एसेट। हाँ, जिसका इस्तेमाल देश अपने व्यापारिक घाटे को सेटल करने के लिए कर सकते हैं। लेकिन रुकिए, मैं यहाँ थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगा। क्या सच में एक ब्रिक्स कॉमन करेंसी, जैसे यूरोप में यूरो है, वैसा कुछ बनना व्यवहारिक रूप से संभव है? मतलब भारत और चीन के बीच जो मतभेद हैं, क्या वे इस सपने को सच होने देंगे? मुझे लगता है क्योंकि भारत किसी भी कीमत पर डॉलर को रिप्लेस करके चीनी युआन को दुनिया का नया बॉस नहीं बनने देगा। भारत की प्राथमिकता तो अपनी मुद्रा को मजबूत करना है ना। आपका ये ऑब्जर्वेशन बहुत ही सटीक है। भू राजनीतिक मतभेदों के कारण एक कॉमन करेंसी का बनना लगभग नामुमकिन है। भारत की रणनीति बहुत स्पष्ट है, इंटरऑपरेबिलिटी विदाउट इंटीग्रेशन। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब भारत ऐसी तकनीक या पेमेंट सिस्टम तो चाहता है जो अन्य देशों के साथ आसानी से काम करे, लेकिन वो अपनी मौद्रिक नीति का नियंत्रण किसी चीन या कॉमन संस्था के हाथ में नहीं सौंपना चाहता। इसलिए लड़ाई एक कॉमन करेंसी बनाने की नहीं है, बल्कि डॉलर की अनिवार्यता को खत्म करने की है। तो ये लड़ाई सिर्फ पेमेंट सिस्टम या ब्लॉकचेन तक सीमित नहीं है। असली लड़ाई उस सामान की है जो दुनिया को चलाता है, यानी कमोडिटीज, सोना, तेल और खनिज। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो डॉलर की असली ताकत पेट्रोडॉलर में ही छिपी थी, लेकिन अब उस एकाधिकार में बड़ी दरारें आ गई हैं। 2026 की शुरुआत के डेटा से पता चलता है कि सऊदी अरब ने चीन को भारी मात्रा में तेल बेचा है और इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा युआन में सेटल हो रहा है। और चीन ने इसके लिए एक बहुत ही चतुर व्यवस्था की है। शंघाई में युआन में तेल का व्यापार हो रहा है और चीन सऊदी अरब से कहता है, देखिए, अगर आपको युआन नहीं चाहिए तो आप इसे शंघाई गोल्ड एक्सचेंज पर तुरंत फिजिकल गोल्ड में बदल सकते हैं। बिल्कुल, और यही कारण है कि सोना आज सिर्फ एक धातु नहीं रह गया है, ये अब अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक डिबेसमेंट हेज और सैंक्शन प्रूफ रिजर्व बन गया है। डिबेसमेंट हेज मतलब जब अमेरिकी फेडरल रिजर्व ट्रिलियनों नए डॉलर छापता है तो पुराने डॉलरों की वैल्यू गिर जाती है, लेकिन कोई भी सरकार सोना नहीं छाप सकती है ना। सही कहा, और सेंट्रल बैंक्स ये बात बहुत अच्छी तरह समझ गए हैं। 2025 में दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ने डॉलर से बचने के लिए रिकॉर्ड स्तर पर सोना खरीदा है, लगभग 863 टन। इसमें पोलैंड और चीन सबसे आगे है। अरे वाह! अनुमान है कि 2026 के अंत तक सोना $5,000 प्रति आउंस तक पहुंच सकता है। और सिर्फ तेल या सोना ही क्यों, ग्रीन इकोनॉमी के लिए जरूरी लिथियम और रेयर अर्थ मिनरल्स की प्राइसिंग भी तो चीन डॉलर की बजाय युआन में अपने घरेलू एक्सचेंजों पर कर रहा है। जब बैटरियों का कच्चा माल युआन में बिकेगा तो दुनिया भर की कंपनियों को युआन खरीदना ही पड़ेगा। ये कमोडिटी मार्केट की सबसे बड़ी बगावत है जो डॉलर को सीधे चुनौती दे रही है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? इन सभी बातों को सुनकर कोई भी सोच सकता है कि बस कल सुबह उठेंगे और डॉलर का साम्राज्य खत्म हो चुका होगा, लेकिन क्या असलियत सच में इतनी सिंपल है? वास्तविकता इससे कहीं ज्यादा जटिल है। अर्थशास्त्र में ना एक कॉन्सेप्ट होता है टीना, यानी टीना फैक्टर,
देयर इज नो ऑल्टरनेटिव, मतलब दुनिया के पास अभी कोई ठोस विकल्प नहीं है। आज भी विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर का हिस्सा लगभग 56.3% है। इसे मैं एक उदाहरण से समझाना चाहूंगा। ये ऐसा है जैसे उड़ते हुए विमान का इंजन बीच हवा में बदलना। आप रातों रात डॉलर को नहीं छोड़ सकते, वरना पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था क्रैश हो जाएगी। ये एनालॉजी एकदम फिट बैठती है। अमेरिकी ट्रेजरी मार्केट लगभग 27 ट्रिलियन डॉलर्स का है। उसकी लिक्विडिटी बेजोड़ है। अगर देश अचानक डॉलर बेचने लगे तो उनके खुद के रिजर्व की वैल्यू गिर जाएगी। इसे म्यूचुअली अश्योर्ड फाइनेंशियल डिस्ट्रक्शन कहते हैं। सब एक साथ डूबेंगे। और अगर कोई सोचे कि युआन डॉलर की जगह ले लेगा, तो वहां भी कैपिटल कंट्रोल्स की एक बहुत बड़ी दीवार है। जब तक चीन अपनी मुद्रा के मुक्त प्रवाह की अनुमति नहीं देता, युआन डॉलर की जगह नहीं ले सकता। अमेरिका की संस्थाओं और रूल ऑफ लॉ पर दुनिया का भरोसा अभी भी ज्यादा है। सही कहा। तो अगर रातों रात कोई बड़ा क्रैश नहीं होने वाला है, तो अगले 10-20 सालों में दुनिया कैसी दिखेगी? रिसर्चर्स ने 3 परिदृश्यों की कल्पना की है। अच्छा, वो क्या है? पहला है कि डॉलर का दबदबा कायम रहे, जिसकी 30% संभावना है। दूसरा और बेस केस, जिसके 50% चांस है, वह है मल्टीपोलर करेंसी सिस्टम। यहाँ डॉलर का हिस्सा 40% तक गिर जाएगा और वो यूरो, युआन और सोने के साथ सत्ता साझा करेगा। और तीसरा परिदृश्य? तीसरा है पूरी तरह से बटे हुए गुट या फ्रैगमेंटेड ब्लॉक्स, जिसकी 20% संभावना है। ये एक बहुत अहम सवाल खड़ा करता है। इसका असल निवेश पर क्या असर हो रहा है? देखिए, उभरते हुए बाजारों के लोकल करेंसी डेट में निवेश बढ़ रहा है और एक बड़ा रिस्क जो आ रहा है वो है लिक्विडिटी फ्रेजिलिटी। वो कैसे? क्योंकि अमेरिकी ट्रेजरी के खरीदार अब सेंट्रल बैंक से ज्यादा प्राइवेट कंपनियां बन रही हैं, जैसे स्टेबल कॉइन इशुअर। पर दुनिया पैनिक होकर डॉलर नहीं बेच रही है, बल्कि स्ट्रैटेजिक हेजिंग कर रही है। तो आज की इस पूरी गहन चर्चा का सार ये है कि डी डॉलराइजेशन कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है। ये एक बहुदिशकीय प्रक्रिया है। अमेरिका का एक तरफा वित्तीय राज खत्म हो रहा है और हम एक मल्टीपोलर दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां डॉलर सबसे बड़ा खिलाड़ी तो रहेगा, लेकिन अकेला खिलाड़ी नहीं। बिल्कुल। और ये किसी के लिए भी क्यों मायने रखता है? क्योंकि जब दुनिया का वित्तीय ढांचा बदलता है तो उसका सीधा असर महंगाई, कर्ज की ब्याज दरों, सप्लाई चेन और इस बात पर पड़ता है कि दुनिया की संपत्ति कहाँ सुरक्षित रखी जाती है। एकदम सही। और चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहूंगा जिस पर हमने बात नहीं की है। अगर मुद्रा या मनी मूल रूप से सिर्फ भरोसे पर टिकी है और आज वैश्विक स्तर पर देशों के बीच भरोसा टूट रहा है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि भविष्य का व्यापार किसी देश की मुद्रा पर नहीं, बल्कि पूरी तरह से एक ट्रस्टलेस एल्गोरिदम आधारित डिसेंट्रलाइज सिस्टम पर चले, जो रिजर्व करेंसी के पूरे कॉन्सेप्ट को ही हमेशा के लिए खत्म कर दे? ये सोचने पर मजबूर करने वाला एक बहुत ही शानदार सवाल है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।